अजीज़ साहब, बजट कोई चीज़ नहीं होती, हालांकि एक किसी भी एतबार से ये एक फ्रेमवर्क नहीं है कि मुल्क ने चलना कैसे। जी, इसमें इकोनॉमिक्स में इसको फिस्कल साइड कहते हैं और इसमें मैं समझता हूँ जो आवाम के लिए जो मैंने खेज़ सिलसिला है वो दो है। एक तो ये है कि जो बजट डेफिसिट है जितना वो ज़्यादा होगा, यानी खसारा जो है माली खसारा वो जितना ज़्यादा होगा तो दुनिया में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में वो एक महंगाई की शरह में इजाफ़ा करता है। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो डेवलपमेंट बजट है उसमें वो ठीक कह रहे हैं नदीम साहब कि वो थोड़ा सा पुरानी होगी ये बात, लेकिन जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है गवर्नमेंट की तरफ से वो डेवलपमेंट बजट में होती है। तो इस वक्त जो डेवलपमेंट बजट हुकूमत पाकिस्तान यानी फेडरल गवर्नमेंट का है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हवाले से सबसे कम फीसदी है पाकिस्तान की तारीख में। तो इसमें जो अगर नौकरियां की फरहमी या कोई मतलब इकॉनमी में हलचल होनी है तो देखा जाता था कि अगर जो डेवलपमेंट बजट है वो खातिर खा हो तो फिर वो ग्रोथ में 1 या 2% का इजाफा करने में कामयाब हो जाता था, जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है। तो इस साल मेरे ख्याल में जो इन्होंने पिछले साल बजट किया था उससे आधा भी नहीं खर्चा, और जो आगे हालात चल रहे हैं इनके FBR के और रेवेन्यू के, इसमें जो नज़र आ रहा है ये जो 1 ट्रिलियन इन्होंने बजट किया इसमें भी से तकरीबन आधा ही खर्च होना है। तो इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई हिस्सा डलना है ग्रोथ में तो वो आप भूल जाएं। जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर का बात है उस पर जो ग्रोथ के लिए बात देखने वाली होती है वो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होती है, यानी आपका जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन सेक्टर है जिसमें बैंक्स है, लीजिंग कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह, कितना ये पाकिस्तान में प्लांट एंड मशीनरी या फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आगे से एक प्रोडक्टिव एसेट बनेगा, यानी उसमें से कोई ना कोई पैदावार होने की इम्कान है, तो वो ग्रोथ में इजाफा करता है। तो उसमें भी हमें जो नज़र आ रहा है वो बहुत कम है, यानी अगर हुकूमत का निकाल दें 3-4% तो प्राइवेट सेक्टर का सिर्फ 8% है निस्बतन। जैसे नदीम साहब कह रहे थे, अगर आप और ममालिक का मिसाल लें जैसे वियतनाम है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, बांग्लादेश है, इवन इंडिया है और बहुत सारे, मलेशिया है, सिंगापुर, तो वो 33-34% पे है, हम 8% पे हैं। तो जब तक से हम कम से कम 23-25% पे नहीं पहुंचेंगे तो वो ग्रोथ हमें दरकार जो है 5-6% वो नहीं आ पाएगी। तो लेकिन ये बातें जो है ये बजट की साइड पे नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसकी वजह ये है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो जो तमाम पैसा बैंकों के पास है वो ले चुकी है। यानी आप ये अंदाज़ा करें कि जितने भी पाकिस्तान के तमाम बैंकों में डिपॉजिट बेस है वो 100% हुकूमत अपना अखराजात पूरे करने के लिए, अपना माली खसारा पूरा करने के लिए ले चुकी है। मैं इस तरफ आता हूँ। दानियल अजीज़ साहब, आप जो बात कर रहे थे कि देखिए नदीम साहब एक बात कर रहे हैं, वो फिस्कल डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं जो कि बड़ी ज़रूरी चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप हुकूमत जो है उसकी तवज्जो जो है वो सिर्फ इस बात पे हो जाए कि हमने वो काम करना है जिसके तहत हमें मज़ीद कर्ज़ों का हसूल मुमकिन हो सके, चाहे वो IMF से हो, और कागज़ जो हैं उनको सीधे करने हैं, तो फिर कार्रवाई तो यही होगी ना जो हो रही है। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान की हुकूमत बहुत बेहतर करती, जैसे नदीम साहब कह रहे हैं, अगर ये 1 ट्रिलियन रुपीज़ जो इन्होंने डेवलपमेंट बजट दिया है ये 2-3 साल के लिए इसको फोरगो करें, और इसमें जो M&A ग्रांट और ये सारे तमाशे ये करते हैं ये फोरगो करें, ये पैसा वापस बैंकिंग सेक्टर को करें और बैंक्स के ऊपर अपना रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट करके ये उनकी ऑनवर्ड लैंडिंग करें। इस वक्त बैंक्स जो हैं इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को 37 ट्रिलियन रुपीज़ दिया हुआ है, 37 ट्रिलियन। उस हुकूमत पाकिस्तान तो बैंकों के लिए काम कर रही है ना, तो मौज में है। मेरी यार सुन, उस 37 ट्रिलियन में से 5.1 ट्रिलियन ऐसा है जो कि बैंक्स अपनी डेली कैश मैनेजमेंट के लिए 3 मंथ, 6 मंथ और 12 माह का पेपर ख़रीद रहे हैं। उसमें कोई ज़रूरत नहीं इनको, ये आराम से वो 5.1 ट्रिलियन जो है ये लोनिंग भी कर सकते हैं। और इसकी मिसाल भी हमने देखी सितंबर 2024 से लेके दिसंबर 2024 में, जब इन्होंने एडवांस टू डिपॉजिट रेशो की सख्ती की स्टेट बैंक ने, और इनको कहा कि जो अगर आप नहीं करेंगे तो आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे, तो वही पैसा जो ये ओवरनाइट रिपो में रख रहे सारा कुछ, इन्होंने फटाफट उसको क्रेडिट में कन्वर्ट किया। बहुत सारी वो पेपर लैंडिंग थी, लेकिन इस सिर्फ 4 महीने के वक्फे में 1.08 ट्रिलियन एक्चुअल लैंडिंग हुई थी जो जनवरी में वापस नहीं हुई। सो इसका मतलब ये है कि इनके पास स्पेस भी है, ये कर भी सकते हैं।
मेरा नहीं ख्याल है कि क्वालिटी उस क्रेडिट की कोई अच्छी थी। उन्होंने आनन फानन वो बस फेंका, जो उनके चलते हुए गाहक थे वगैरह, उनको बोला 2-3 सिफरे लगा के आप लोग ले लें पैसा, और उसके साथ कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुई। लेकिन बात क्या वो साबित करती है कि स्पेस है, कम से कम 2 ट्रिलियन की तो स्पेस हमारे सामने साबित हुई है एट 50%। इस वक्त स्टेट बैंक का कानून है कि 70% तक आप ADR पे जा सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से देखें तो ये प्रॉबेबली 7-8 ट्रिलियन रुपीस जो है वो बैंकिंग सेक्टर में कैश फ्लश फिर रहा है, जो ये लगा नहीं रहे, क्योंकि इनको मुनाफा बहुत ज़्यादा हुकूमत पाकिस्तान से मिल रहा है, वो रिस्क फ्री है, इनके नॉन परफॉर्मिंग लोन्स नीचे हैं, इनको खर्चा नहीं, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट भी कोई नहीं है इनका, क्योंकि वो लोग ही निकाल दिए हैं, और ये सिर्फ जाके गवर्नमेंट की बोली लगाते हैं स्टेट बैंक में, और ट्रेजरी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अपना चेक लेते हैं। इस सूरत हाल में जब आपका फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन फंक्शन ही अनप्लग्ड है तो पाकिस्तान में ग्रोथ नहीं हो सकती। अच्छा, अब दानियाल साहब, फिर सिस्टम की बात हो रही है, इस्लाहात की बात हो रही है। इस्लाहात बड़े, मतलब पहला जुमला यही होता है इस्लाहात, अभी भी इस्लाहात हो रही हैं, होंगी, होनी हैं। कैसे सिस्टम इवॉल्व होगा? जी, सिस्टम इवॉल्व होगा जब आपकी नीयत दुरुस्त होगी। अगर आप समझते हैं कि सिस्टम का एवोल्यूशन सिर्फ ये है कि आप IMF के जो शराइत हैं वो पूरे कर दें और आप समझें कि आपकी मईशत जो है एशियन टाइगर बन जानी है, तो वो तो नहीं होना। और इसमें कोई अजूबा नहीं है। IMF डिक्लेरेटली एक स्टेबलाइजेशन अदारा है, वो तो कहते ही नहीं है कि हम एशियन टाइगर बनाते हैं, वो तो कहते हैं हम आपको ज़िंदा रखने के लिए अदारा हैं। जब आप मरने लगते हैं तो हम आपको, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट यही होता है, जब आप बैंकरप्ट होते हैं तो आप उसके पास जाते हैं। तो उसका मतलब ये है कि जब आपकी गुफ्तगू IMF से बाहर ही नहीं निकल रही, उनकी शराइत से बाहर ही नहीं निकल रही, इसका मतलब है आपके यहाँ वो बहस ही नहीं हो रही जिससे आपने सीढ़ियाँ चढ़नी है और एशियन टाइगर बनना है। यानी IMF का तो एक हिस्सा है ना पाकिस्तान की मईशत का, उसके बाद की जो बात है वो तो गुफ्तगू ही कोई नहीं है। तो जब वो गुफ्तगू ही कोई नहीं होनी, तो वो जब आपको रास्ते का ही नहीं पता तो फिर आपने उसके ऊपर चढ़ना कैसे है? सो मैं समझता हूँ कि हमारे इतनी हम सुन हो चुके हैं, एनेस्थीसिया लग गया हमें IMF का, और हमारी इंतज़ामिया ख़ास तौर पर सियासी जमातों में तो देखें कैसी मज़ेदार बात है, पाकिस्तान एक मईशी बहरान में है, किसी भी सियासी जमात के पास फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं है, इकनॉमिक टीम ही नहीं है। आप मुझे बताएं, ये जो हफीज़ शेख और शौकत तरीन साहब थे, ये तो मांगे के दिए थे जरदारी साहब को 2008 के बाद, और यही बेचारे जब इनकलाब आया माशाल्लाह रियासत मदीना बनना था तो यही बेचारे मांगे के दोबारा इमरान खान साहब को मिल गए, जो टीम बाहर से ला रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। और जो डार साहब हैं उनको तो इजाज़त नहीं है क्यू ब्लॉक में जाने की, वहाँ पर एक नए साहब आके बैठ गए हैं। तो जब आपके पास एक सोच ही नहीं है इकनॉमिक, आपको पता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना जो मंशूर था वो डिले कर दिया, इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले तक नहीं शाया कर सके। आपको पता है क्यों? इकोनॉमी का चैप्टर नहीं तय हो रहा था, इकोनॉमी का चैप्टर नहीं तय हो रहा था। फाइनली वो उन्होंने औने पौने कर दिया, इलेक्शन से को 3 दिन पहले उन्होंने अपना मंशूर दिया। ये तो हालत है इनकी। अच्छा, अब इस आपका दानियाल अजीज़ साहब क्या, अगर मतलब क्या सजेस्टिव मोड होगा कि कैसे हम इस कर्ज के चुंगल से आज़ाद हो सकते हैं? देखें जी, सबसे अहम बात यह है, अगर पाकिस्तान ने अपने मामला सीधे करने तो आपको ग्रोथ चाहिए। पाकिस्तान में अगर 5% से ग्रोथ बढ़ जाए तो हल्का हल्का मास हमारे मईशी जिस्म पे चढ़ना शुरू हो जाता है। 6 से 9% पे चले जाए तो आपकी दुनिया बदलनी शुरू हो जाती है, यानी 5-10 साल में पाकिस्तान की शक्ल और होगी। लेकिन हम वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे, हम 2.5, 2, 1.7 पे फंसे हुए हैं। अगर आप एवरेज देखें पिछले 5 बरस की तो शायद वो 1.9 है इस वक्त। तो ये तो कुछ भी नहीं है। इसमें तो हमारे के ऊपर जो बैकलॉग है हमारी पॉपुलेशन का वो मज़ीद चढ़ता जा रहा है। सो इसमें तो कोई गुजारा नहीं हो पाना। अब मज़े की बात यह है कि ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। वो सारे कहते हैं जी ग्रोथ, जिस वक्त हम जाते हैं तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम आ जाता है, तो हमारी ग्रोथ उस वक्त स्टंट हो जाती है, हमें IMF के पास चले जाना पड़ता है, क्योंकि जितनी भी हमारी ग्रोथ है वो फॉरेन एक्सचेंज डिमांड करती है, तो वो हमारे पास है कोई नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या ऐसी ग्रोथ है पाकिस्तान में जो फॉरेन एक्सचेंज ना डिमांड करे? मेरे ख्याल में है, और ये सबसे बड़ा सवाल ये है। तो अगर उस किस्म की ग्रोथ पे हम फोकस करें, लेकिन उसमें फिर आपको पूरी हुकूमत को उस तरह का प्लान बनाना पड़ेगा कि उस तरफ आप लौटें। तो आप फॉरेन एक्सचेंज जो अफ़गानिस्तान वॉर डॉलर्स का हमने बनांजा लगाया था, कंज्यूमर इकॉनमी बनाई थी, जब ये इशरत हुसैन साहब ने जो प्रूडेंशियल रेगुलेशंस थे कंज्यूमर फाइनेंस के वो बनाए थे, तो उस वक्त ये सारा उससे पहले तो थे ही नहीं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट थी। यानी आप जाते थे फिजिबिलिटी लेके कि ये मेरी ज़मीन है, इसमें ये फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ, इसलिए हम क्रेडिट स्केर्स कंट्री थे। इन्होंने ये बनाया सारा तमाशा कि जी माइक्रोवेव ख़रीदें और LED TV ख़रीदें और ये गाड़ियाँ ख़रीदें और क्रेडिट कार्ड ख़रीदें और सैरें करें, जो भी करें, बस मज़े करें और इन्जॉय करें, कंज्यूम करें। तो कंज्यूमर इकॉनमी बना दी अफ़गानिस्तान के वॉर डॉलर्स पे।
ज़ाहिरी बात है जब हम डिप्लिस्टेड हो गए वो डॉलर ख़त्म हो गए, उस वक्त हम कर्ज पे लग गए। शौकत तरीन साहब ने कर्ज का दरवाज़ा खोल दिया 2008 में। उसके बाद अब हमें कर्ज भी और कोई नहीं देता। अब ठंडे पसीने ठंडे बुखार उतर रहे हैं हमें कि हम क्या करें। सो यहाँ पर आके हम इस वक्त फंसे हुए हैं। सो हमें ग्रोथ चाहिए कम से कम 6-7%, लेकिन वो ग्रोथ जो कि फॉरेन एक्सचेंज को एक्सप्लोड ना करे। तो वो एक सेकंड वो कैसे होती है, वो उस तरह होगी अगर आप पाकिस्तान की डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उसमें इन्वेस्ट करें। डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं, ये नदीम साहब को पता है, इन्होंने खुद रूरल कॉमर्स के ऊपर बहुत सारे पेपर्स और रिसर्च की हुई है। उसके अलावा जो आपकी जो कैपिटल एक एंडाउमेंट है कि आपके पास बिगेस्ट इरिगेटेड ट्रैक्ट ऑफ लैंड इन द वर्ल्ड है, उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। उसमें आपका फॉरेन एक्सचेंज इतना क्रिएट नहीं होगा, लेकिन उसमें एसेट की जो मोनेटाइजेशन है या एसेट की जो कोलेट्रल है उसको इक्वलाइज करना पड़ेगा। इस वक्त अगर मेरे पास देहात में लेट से एक एसेट है, एक किला ज़मीन है, उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए में, बहुत सारी मिसालें हैं ऐसी, लेकिन जब वो एग्रीकल्चर लैंड है तो मैं बैंक के पास जाऊँगा, वो कहेंगे नहीं साहब आपको सिर्फ 3.5 लाख रुपया खाद बीज का मिलेगा। अब ये तो नहीं होना चाहिए। अगर आप DHA में ये पैसे दे रहे हैं उनको लेट से 80% उनकी असेस्ड वैल्यू पे या फॉर सेल वैल्यू पे, तो वही आप देहात में भी करें, इक्वलाइज करें, तो ठीक है। जिसको जो बेहतर नजर आता है वो करे, अगर वो बैंक की शराइत पूरे करता है, लेकिन आपने उनका गला दबाया हुआ। अच्छा, अब ये बजट भी ना ही समझिए। देखें जी, इस बजट में से दो चीज़ें निकलनी है, एक डबल डिजिट महंगाई निकलनी है और एक इसमें अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जानी है, और ये दोनों पाकिस्तानी अवाम के सबसे बड़े मसले हैं। गवर्नमेंट के पास किसी किस्म का कोई प्लान नहीं है कि ये बेरोज़गारी का कोई इसको रिड्यूस करें या इसका कोई ख़ात्मे का बंदोबस्त करें। कोई ये 2-4 लैपटॉप बांट देने हैं या 10,000 बच्चों को एग्रीकल्चर पढ़ने अगर आप भेज दें चाइना, तो ये कोई अनएम्प्लॉयमेंट का हल नहीं है। और इनके पास किसी किस्म का कोई प्लान भी नहीं है जिसमें ये बताएं कि हमारे ये अगले 5-7 सालों में ये सूरत हाल है कि हम निकलेंगे। बात भी नहीं करना चाहते। इनकी बस चले तो ये लेबर फोर्स सर्वे ही ना करवाएं, नहीं करवाया 5 साल। IMF ने कहा है तो अब करवाया उन्होंने, तो ये हाईएस्ट इन 21 ईयर्स। अब समझ आ गई ना क्यों छुपा रहे थे। इसी तरह से इनका गवर्नेंस है। आप देखें, इन्होंने 145 सफ़े का जो IMF का गवर्नेंस का रिपोर्ट था, उसके ऊपर इन्होंने जवाब दिया कि हम इसको अपा करने के लिए ये चीज़ें करेंगे ERG के नाम से। वो इन्होंने भेज दिया है प्लानिंग कमीशन, लुक बिजी डू नथिंग के पास, उसका कुछ भी नहीं बनना। और ममालिक ने उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करके 3% ग्रोथ में इजाफा किया है। ये IMF की रिपोर्ट का हिस्सा है। पता नहीं पाकिस्तान कितना कर, इंप्लीमेंटेशन होगी तो पता चलेगा, वो भी नहीं पता चलना। एक मिनट है। और जो डबल डिजिट इन्फ्लेशन है उसके ऊपर स्टेट बैंक, ये जो हमारे जमील अहमद साहब हैं, ये प्रोक्रेस्टिनेटर इन चीफ हैं। ये पहले भी इन्होंने पाकिस्तान में रिकॉर्ड इन्फ्लेशन की थी, क्योंकि ये प्रोक्रेस्टिनेट कर, एक तरफ हमें डाटा ड्रिवन कहते हैं, जब डाटा आ जाता है तो फिर मुंह उस तरफ मोड़ लेते हैं। आपको पता है, आप अंदाज़ा करें कि इस स्टेट बैंक जब ये फंस गया तो इन्होंने क्या किया कि आपने ये 5 to 7% इन्होंने अपना टारगेट रेंज बताया। जब वो रेंज तजावज़ हो गया, उन्होंने कहा नहीं असल में हमारा 8 to 9% है। जब वो तजावज़ हो गया तो कहा नहीं 9 to 11% है। यानी मूविंग गोल पोस्ट, बजाय कि आप उसके ऊपर कुछ करें। ये जमील अहमद साहब के कमाल है। मेरा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम उल हक साहब, बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज़ साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।